हेलो बच्चों। तो आज हम पढ़ेंगे लघुत्तरीय प्रश्न इतिहास। ठीक है, इतिहास हम पढ़ेंगे लघुत्तरीय प्रश्न। तो देखिए, निर्देश प्रश्न संख्या 1 से 6 तक लघुत्तरीय हैं। इनमें से किन्हीं 3 प्रश्नों के उत्तर दें। प्रत्येक प्रश्न के लिए 2 अंक निर्धारित हैं। तो चलिए दोस्तों, आज हम फर्स्ट क्वेश्चन से चलिए देखिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है, देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है 1929 की आर्थिक मंदी के प्रमुख कारण क्या थे। चलिए आंसर देखते हैं। उत्तर 1929 ईस्वी के आर्थिक संकट का प्रमुख कारण था अति उत्पादन। प्रथम महायुद्ध के समय कृषि और औद्योगिक उत्पादन में वृद्धि की गई थी। अगला, युद्ध के बाद उत्पादन के अनुपात में खरीदारों की संख्या काफ़ी कम थी। अगले आगे, इससे उद्योगपतियों तथा कृषकों दोनों की स्थिति खराब हो गई। युद्ध के बाद अपनी अर्थव्यवस्था सुधारने हेतु अनेक देशों ने अमेरिका पूंजीपतियों से कर्ज ले रखा था। संकट के समय वे पूंजीपति कर्ज वापस मांगने लगे। इससे कर्जखोर देश संकट में पड़ गए। संकट के समय सभी देश सुरक्षात्मक उपाय कर अपनी आवश्यकता की वस्तुएं स्वयं बनाने का प्रयास करने लगे। इससे विश्व बाजार आधारित पूंजी व्यवस्था चरमरा गई। आगे, अमेरिकी पूंजीपतियों ने यूरोप को ऋण न देकर मुद्रा बाजार में स्टॉक लगाना शुरू किया। इससे यूरोप की स्थिति बिगड़ गई। उधर अमेरिका में शेयर के भाव तेजी से नीचे गिरे। इस प्रकार इन सभी कारणों ने 1929 ईस्वी की आर्थिक मंदी की शुरुआत की। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं हम। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, असहयोग आंदोलन के आर्थिक प्रभाव क्या थे। असहयोग आंदोलन के आर्थिक प्रभाव क्या थे। तो देखिए, असहयोग आंदोलन के आर्थिक प्रभाव, विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किया गया, शराब की दुकानों पर धरने दिए गए तथा विदेशी कपड़ों की होली जलाई गई। इसके फलस्वरूप 1921 ईस्वी से 1922 ईस्वी के मध्य विदेशी कपड़ों का आयात आधा हो गया। यातित कपड़ों की कीमत 102 करोड़ से घटकर 57 करोड़ रह गई। इस प्रकार असहयोग आंदोलन से भारत का आर्थिक क्षेत्र प्रभावित हुआ। चलिए 3 नंबर देखते हैं। चलिए 3 नंबर देखते हैं, बौद्धिक जागरण से रूसी क्रांति को किस प्रकार प्रभावित किया। देखिए उत्तर देखते हैं, 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में रूस में बौद्धिक जागरण हुआ, जिसमें लोगों का निरंकुश राजतंत्र के विरुद्ध बगावत करने की प्रेरणा दी। किसानों और मजदूरों पर मार्क्सवादी दर्शन का गहरा प्रभाव पड़ा। इन लोगों ने अपनी रचनाओं द्वारा सामाजिक अन्याय, भ्रष्ट राजनीतिक व्यवस्था, समाजवादी व्यवस्था एवं श्रमिकों और किसानों के शोषण का विरोध करने तथा एक नए प्रगतिशील समाज के निर्माण का आह्वान किया। चलिए 4 नंबर देखते हैं। 4 नंबर, वियतनाम में राष्ट्रवाद के उदय के कारण बताइए। उत्तर, 1887 में फ्रेंच इंडो चाइना का गठन किया गया। बाद के दशकों
में एक और फ्रांसीसी शासक वियतनाम पर अपना कब्जा जमाते चले गए। वियतनाम में फ्रांसीसियों और उनके प्रतिनिधित्व करने वाले सभी लोगों के खिलाफ लड़ने तथा समाज के विभिन्न वर्गों के प्रयासों के माध्यम से राष्ट्रवाद का उदय हुआ। इस तरह वियतनामियों को यह बात समझ में आने लगी कि फ्रांसीसियों के हाथों वे क्या क्या गंवा चुके हैं। इसी सोच विचार से वियतनाम में राष्ट्रवादी विरोध विकसित हुआ। चलिए दोस्तों 5 नंबर देखते हैं। 5 नंबर है पूना समझौता किनके बीच और क्यों हुआ। चलिए दोस्तों देखते हैं पूना समझौता किनके बीच और क्यों हुआ। तो देखिए पूना समझौता भीमराव अंबेडकर एवं महात्मा गांधी के मध्य पुणे की योरवदा सेंट्रल जेल में 24 सितंबर 1932 को हुआ था। पुनः समझौता उच्च वर्ग के हिंदुओं द्वारा स्पष्ट रूप से स्वीकार किया गया था कि हिंदू समाज के सबसे गरीब सदस्यों के साथ सबसे अधिक भेदभाव किया जाता था। अतः यह सहमति हुई कि उन्हें राजनीतिक आवाज़ देने के लिए कुछ ठोस करने की जरूरत है। इसलिए अंबेडकर ने कुछ दलित नेताओं के साथ मिलकर महात्मा गांधी के आमरण अनशन को समाप्त करने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए। चलिए 6 नंबर देखते हैं। चलिए 6 नंबर देखते हैं न्यू डील क्यों लागू की गई। तो देखिए दोस्तों उत्तर देखते हैं 1929 से 1939 की महामंदी के नाम से जानी जाने वाली यह घटना एक विश्वव्यापी आर्थिक मंदी थी। आर्थिक महामंदी से उबरने के लिए अमेरिका राष्ट्रपति रूजवेल्ट ने 1933 ईस्वी से 1938 ईस्वी के बीच न्यू डील नामक कार्य योजना की घोषणा की, जिसके अंतर्गत कई सामाजिक उत्तरवादी नीतियों को अमल में लाया गया। रूजवेल्ट की न्यू डील से अमेरिका अर्थव्यवस्था में क्रांतिकारी सुधार हुए। अतः फ्रैंकलिन रूजवेल्ट की न्यू डील सफल साबित हुई। चलिए दोस्तों दीर्घोत्तरीय प्रश्न देख लेते हैं। तो देखिए दीर्घोत्तरीय प्रश्न में क्या दिया है देख लेते हैं। दीर्घोत्तरीय प्रश्न निर्देश प्रश्न संख्या 7 और 8 दीर्घोत्तरीय हैं। इनमें से किसी एक का उत्तर दें। प्रत्येक प्रश्न के लिए 4 अंक निर्धारित किए गए हैं। तो देखिए 4 × 1 = 4। इसका मतलब हुआ ठीक है एक क्वेश्चन 4 नंबर का है। ठीक है तो चलिए 7 नंबर देखते हैं। 7 नंबर देखते हैं यूरोप में राष्ट्रवाद के उदय के कारणों एवं प्रभाव की चर्चा कीजिए। देखिए उत्तर यूरोप में राष्ट्रवाद के उदय में निम्नलिखित कारण हैं। तो देखिए पहले का कारण देखते हैं सामंतवादी व्यवस्था। देखिए सामंतवादी व्यवस्था के फलस्वरूप आम जनता की स्थिति अत्यंत दयनीय एवं शोचनीय थी। आम जनता में उच्च वर्ग के प्रति भयंकर आक्रोश था। चलिए दूसरा देखते हैं राष्ट्र प्रेम की भावना का विकास। पुनर्जागरण के परिणाम स्वरूप देश में राष्ट्रवादी विचारधाराओं का विकास हुआ। फलस्वरूप राष्ट्रवादी आंदोलन का जन्म हुआ। चलिए आगे देखते हैं। चलिए 3 नंबर देखते हैं पुनर्जागरण का प्रभाव। पुनर्जागरण के फलस्वरूप जनता में बौद्धिकता एवं तर्कवादिता का विकास हुआ। चलिए चौथा देख लेते हैं। चौथा है मध्यम एवं श्रमिक वर्गों का उदय। मध्यम वर्ग के उदय ने परंपरागत शासन पद्धति व शोषण के विरुद्ध आवाज़ उठाई। औद्योगिक क्रांति के फलस्वरूप श्रमिक वर्ग का उदय हुआ था। इनकी हालत बदतर एवं दयनीय थी। फलत दोनों वर्गों में समान आक्रोश था।
चलिए आगे देखते हैं। भारत में राष्ट्रवाद के विकास के पीछे अंग्रेजी साम्राज्यवाद के विरुद्ध असंतोष, आर्थिक नीतियों से प्रभावित जनजीवन, अंग्रेजी शिक्षा का प्रसार और प्रजातीय विभेद की नीति थी। देश में मध्यम वर्ग का उदय हुआ। चलिए आगे देखते हैं। मध्यम वर्ग का उदय हुआ। साहित्य एवं समाचार पत्रों ने राष्ट्रवाद की भावना को पुष्ट किया। सामाजिक एवं धार्मिक सुधार आंदोलन ने राष्ट्रवाद को चरमोत्कर्ष का पहुंचा दिया। फलस्वरूप भारत का जन जन आज़ादी का दीवाना बन गया। चलिए 8 नंबर देखते हैं। 8 नंबर, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के योगदान पर चर्चा कीजिए। चलिए उत्तर देखते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस शुरू में भारत में ब्रिटिश राज के तहत मध्यम सुधार पर केंद्रित थी। हालांकि 20वीं सदी के कुछ शुरुआती कार्यकर्ताओं ने ब्रिटिश आयात पर बहिष्कार करना और भारतीय वस्तुओं को बढ़ावा देना शुरू कर दिया, जिससे व्यापक सामाजिक वर्गों का समर्थन प्राप्त हुआ। 1920 और 1930 के दशक में पार्टी नेता महात्मा गांधी ने सविनय अवज्ञा के सहिंसक कृतियों का समर्थन किया। हालांकि द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान कांग्रेस पार्टी और ब्रिटिश राज के बीच तनाव बढ़ गया था, लेकिन 1947 तक इन युक्तियों ने भारत के लिए स्वतंत्र निश्चित कर दी थी। इस प्रकार कांग्रेस ने भारत को यूनाइटेड किंगडम ने आज़ादी दिलाई और ब्रिटिश साम्राज्य में अन्य उपनिवेशवाद विरोध राष्ट्रवादी आंदोलन को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित किया। कांग्रेस ने कई प्रांतों में सामाजिक समस्याओं को हटाने के प्रयत्न किए, जिनमें छुआछूत, पद प्रथा एवं मद्यपान शामिल थे। तो चलिए दोस्तों, आठ नंबर देख लिए, अब 9 नंबर देखते हैं। देखिए दोस्तों, 9 नंबर है लघु उत्तरीय प्रश्न। देखिए प्रश्न संख्या 9 से 12 तक लघु उत्तरीय प्रश्न है। इनमें से कि नहीं 2 प्रश्नों के उत्तर दें। प्रत्येक के लिए 2 अंक निर्धारित किए गए हैं। देखिए 2 × 2 4, ठीक है, 2 अंक निर्धारित हैं। 2 अंक का एक क्वेश्चन है, ठीक है। 2 प्रश्नों के उत्तर देना है, तो 2 क्वेश्चन हो गया, तो 2 2 4 हो गया। चलिए 9 नंबर देखते हैं। 9 नंबर है सांप्रदायिकता लोकतंत्र के लिए खतरा किस प्रकार है? खतरा किस प्रकार है? चलिए दोस्तों देखते हैं। चलिए 9 नंबर के आंसर देखते हैं। 9 नंबर का आंसर है सांप्रदायिकता के कारण लोगों में आपसी वैमनस्य उत्पन्न होता है, भाईचारों की भावना खत्म होती है। ये बात लोकतंत्र के लिए अच्छा नहीं है। सांप्रदायिकता के कारण धर्म के प्रति कट्टरता बढ़ती है, जिससे लोग विकास के पथ से विमुख हो जाते हैं और धर्म के प्रति कट्टर होने से आक्रामक हो जाते हैं। देश के विभिन्न स्थानों पर सांप्रदायिक दंगे होने से वहाँ का जनजीवन अस्त व्यस्त हो जाता है और समस्त विकास कार्य ठप हो जाते हैं। चलिए 10 नंबर देखते हैं। 10 नंबर देखते हैं, ग्राम कचहरी के क्षेत्राधिकार बताइए। चलिए उत्तर देखते हैं। ग्राम कचहरी सिविल और आपराधिक दोनों प्रकार के मामले देता है। यह आपराधिक मामलों में उन्हीं को देखता है
जिनमें अधिकतम 2 वर्ष की सज़ा होती है। सिविल मामलों में न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948, सिविल अधिकारी अधिनियम 1948, सिविल अधिकार अधिनियम 1955, बंधुआ मजदूरी उन्मूलन अधिनियम 1976, घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 के मामले आते हैं। चलिए 11 नंबर देखते हैं। चलिए 11 नंबर, लोकतंत्र में विपक्षीय दल की क्या उपयोगिता होती है। देखिए क्वेश्चन है, लोकतंत्र में विपक्षीय दलों की भूमिका बड़ी महत्वपूर्ण होती है। संसदीय लोकतंत्र की सफलता के लिए एक आवश्यक शर्त यह है कि एक संगठित विपक्षी दल अवश्य रहे। विपक्षी दलों के अभाव में हम सही मायने में सच्चे लोकतंत्र की कल्पना कर नहीं सकते हैं। लोकतंत्र में विपक्ष की भूमिका सत्ता पक्ष से कम महत्वपूर्ण नहीं होती है, बशर्ते कि विपक्षी दल सुसंगठित एवं सशक्त हो। इसलिए सत्ताधारी दल को बराबर यह चिंता सताती रहती है कि यदि वे उचित ढंग से अपने कार्यों को संपादित नहीं करेंगे तो विपक्ष उन्हें चैन की सांस लेने नहीं देगा और उन्हें कुर्सी से हटाकर ही दम लेगा। चलिए 12 नंबर देखते हैं। 12 नंबर, संघात्मक एवं एकात्मक शासन व्यवस्था में अंतर स्पष्ट कीजिए। चलिए उत्तर देखते हैं। संघात्मक एवं एकात्मक शासन व्यवस्था में नियंत्रण शक्ति और निर्णयकता के प्रदर्शन में मुख्य अंतर होते हैं। पहला, एकात्मक सरकार राष्ट्रीय स्तर पर सभी प्रशासनिक प्रक्रियाओं का नियंत्रण रखती है, जबकि संघीय सरकार में शक्ति और नियंत्रण केंद्र एवं राज्यों के बीच विभाजित होते हैं। दूसरा, संघात्मक शासन में एक लिखित संविधान अवश्य होते हैं, परंतु एकात्मक शासन के लिए यह आवश्यक नहीं है। तीसरा, संघात्मक शासन में बहुधा दोहरी नागरिकता होती है, जबकि एकात्मक शासन में एकहरी। चलिए दीर्घ उत्तरीय प्रश्न देख लेते हैं। दीर्घ उत्तरीय निर्देश प्रश्न संख्या 13, 14 दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है। इनमें से कि नहीं एक का उत्तर दे। प्रत्येक प्रश्न के लिए 4 अंक निर्धारित है। देखिए 4 गुणे 1 यानी 4 हुआ। एक क्वेश्चन का 4 नंबर है। चलिए 13 नंबर का आंसर देखते हैं। 13 नंबर, संघात्मक व्यवस्था राष्ट्रीय एकता में किस प्रकार समस्या हैं, वर्णन कीजिए। उत्तर देखते हैं। उत्तर है, उत्तर भारत में संघीय शासन व्यवस्था की स्थापना इसलिए की गई है ताकि राष्ट्रीय एकता एवं अखंडता का समर्थन किया जा सके। यदि आज़ादी के प्रारंभ में ही हमारी संघीय व्यवस्था का नींव कमजोर होती तो राष्ट्रीय एकता खतरे में पड़ सकती थी। उस समय देश विभाजन के कारण जातीयता, धार्मिक एवं सांप्रदायिक उन्माद एवं क्षत्रिय भावना चरम पर थी। अतः इन परिस्थिति में मजबूत संघीय व्यवस्था की स्थापना कर ही देश में सांप्रदायिक सद्भाव कायम रखा जा सकता है। चलिए आगे देखते हैं। देश में राष्ट्रीय एकता बनी रहे इसलिए केंद्र को शक्तिशाली बनाया गया। सभी राज्यों के समान प्रगति को ध्यान में रखते हुए राष्ट्रीय एकता को मजबूत किया गया। अतः यह स्पष्ट है कि संघीय व्यवस्था राष्ट्रीय एकता के संवर्धन में सहायक होती हैं। तो चलिए दोस्तों 13 नंबर देख लिए। अब 14 नंबर देखते हैं। तो चलिए दोस्तों 14 नंबर देखते हैं। भारत की राजनीतिक पर सांप्रदायिक तथा जातीय विभेद
में प्रभावों का वर्णन कीजिए। चलिए चौथा उत्तर देखते हैं। सांप्रदायिकता राष्ट्रीय अखंडता के लिए खतरा है। यह राज्य में राजनीतिक और सामाजिक तनाव के लिए उत्प्रेरक है। इससे देश में लोगों, समुदायों के समूहों तथा समूहों या राज्यों के लिए समूहों के बीच विभाजन होता है। सांप्रदायिकता के तात्पर्य उस संकीर्ण मनोवृत्ति से है जो धर्म में संप्रदाय के नाम पर पूरे समाज तथा राष्ट्र के व्यापक हितों के विरुद्ध व्यक्तिगत को केवल अपने व्यक्तिगत धर्म के हितों को प्रोत्साहित करने तथा उसने संरक्षण देने की भावना को महत्वपूर्ण समझा है। चलिए आगे देखते हैं। कांग्रेस प्रभुत्व काल के दौरान भारत में राजनीतिक जातिगत आधार पर संरक्षक ग्राहक संबंधों पर अत्यधिक निर्भर थी। कोई व्यक्ति किस जाति से आता है वह उसके मतदान पैटर्न का एक मजबूत निर्धारक के रूप में कार्य करती थी। जाति समूहों के हितों का प्रतिनिधित्व करते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। फिर हम मिलते हैं अगले वीडियो में। चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। फिर हम मिलते हैं अगले वीडियो में। तो चलिए आज के लिए इतना ही।